ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बजने को है वक्त आगे का एजेंडा का, और शुरुआत बाबा के बिगड़े बोल से करने जा रहे हैं हम। बिगड़े बोल, फंस गए रे बाबा। मैं बात कर रही हूं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, जिनकी बदजुबानी को लेकर हम तो एबीपी न्यूज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज ये पूछता रहा, खुद को संत कहने वाला व्यक्ति महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है? उसकी भाषा इतनी अभद्र कैसे हो सकती है? और अब वही बाबा अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी का हिसाब की बारी अदालत में होगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिरुद्धाचार्य पर परिवाद दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। मथुरा की अदालत ने यह आदेश दिया है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा यह मामला, जिसमें यह परिवाद, सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, परिवाद चलाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में 1 जनवरी वो तारीख है जब शिकायतकर्ता का बयान अदालत में दर्ज होगा। तो कोर्ट का यह आदेश, अनिरुद्धाचार्य पर परिवाद दर्ज करने का आदेश अदालत ने दे दिया है। मुश्किलें सीधे सीधे कानूनी तौर पर अनिरुद्धाचार्य की अब यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 1 जनवरी 2026 वो तारीख है जब इस मामले में याचिकाकर्ता का बयान अदालत के सामने दर्ज किया जाएगा। अनिरुद्धाचार्य को जवाब देना होगा। एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल पूछता रहा कि एक संत महात्मा की ऐसी भाषा कैसे हो सकती है? एक संत महात्मा जिसकी भाषा शैली में संयम होना चाहिए, वो महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का जहर अपने बयान से कैसे उगल सकता है? अब फंस गए अनिरुद्धाचार्य, लेकिन कैसे फंसे, कहां फंसे, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। इस पूरे केस के बारे में जानिए आप। मथुरा कोर्ट में क्यों फंस गए अनिरुद्धाचार्य, विस्तार से इसके बारे में जानिए। दरअसल शिकायतकर्ता नाम मीरा राठौर, अध्यक्ष हिंदू महासभा मथुरा, इनकी तरफ से याचिका लगाई गई अदालत में। मामला महिलाओं के अपमान से जुड़ा हुआ, जो शिकायत अदालत के सामने की गई। तो कोर्ट में केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। ये बड़ी खबर। कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया, और आरोप क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे। महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का आरोप है बाबा अनिरुद्धाचार्य पर। प्रवचन में अश्लील इशारे कर महिलाओं का अपमान करते हैं ये अनिरुद्धाचार्य। 14 साल में लड़कियों की शादी कर दो, इसी बात की वकालत ये करते हैं। कानून के खिलाफ बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले बयान ये देते हैं। कथा वाचन के दौरान महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते हैं अनिरुद्धाचार्य। किसने अधिकार दिया महिलाओं के अपमान का? किसने अधिकार दिया महिलाओं के चरित्र हनन का? यही वो गंभीर आरोप जिसके कटघरे में ये बाबा लगातार आ रहे थे। एबीपी न्यूज इनके विवादित बयानों को लेकर इन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। बाबा सुधरे नहीं, और अब नतीजा ये कि कानून का शिकंजा जिसके घेरे में ये बाबा अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में सुनवाई 1 जनवरी को होगी, और 1 जनवरी को जो याचिका करता है, याचिकाकर्ता को अपना बयान दर्ज कराना है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना अनिरुद्धाचार्य को भारी पड़ गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा अनिल सारस्वत से ही जानते हैं किस तरीके से अब कानून के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं यहां से बाबा अनिरुद्धाचार्य। अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि तीनों महिला वृंदावन में स्थित जो गोविंदपाल आश्रम है, भागवताचार्य है, जो उनसे जुड़ा हुआ है, उन्होंने विगत दिनों महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी उसमें कई सामाजिक संगठनों महिला वकीलों की के खिलाफ आवाज उठाई थी। पुलिस को भी शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसके चलते ये आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है अनिल। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी जो आपने दी है। देखिए, वाकई में मामला अदालत में चला गया है, अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है, और इस वक्त एबीपी न्यूज पर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ स्टूडियो में। मेरे हाथ में भी ये जो अदालत का निर्देश है, इसकी कॉपी है।
तो मेरे पास भी ये निर्देश की कॉपी है और इसमें साफ तौर पर इसको पढ़कर ये समझ में आ रहा है कि अब अनिरुद्ध आचार्य को जाकर अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। अभी तक वो जिस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते आए वो तो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि मीडिया के जरिए एबीपी न्यूज भी लगातार उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। हम भी बार बार उनको ये एहसास करा रहे थे कि आप अपनी भाषा जरा देखिए, आप थोड़ा संयम बरतिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो देश के कानून, देश के संविधान की विरोधी बातें हैं। और अब उन तमाम बातों को लेकर अनिरुद्ध आचार्य फंस गए हैं, कानून के कटघरे में खड़े हुए हैं। मैं सीधे रुख करूंगी, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त महंत योगी उमेश पुरी जी, जूना अखाड़ा के, वो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और साथ ही आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा महंत उमेश पुरी जी का रुख करते हैं और उमेश पुरी जी से जानते हैं कि अब जबकि परिवाद जो है अदालत में दर्ज हो गया है, तो कुल मिलाकर पल्ला तो नहीं झाड़ सकते हैं अब अनिरुद्ध आचार्य। अब तो एहसास कर लेना चाहिए अनिरुद्ध आचार्य को कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया, ये सीधे सीधे महिलाओं का अपमान, देश के कानून का उल्लंघन। अभी भी समय है, माफी मांग ले तो बेहतर रहेगा। महंत जी, देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जी कि ये जो विवाद था ये अभी कोर्ट के अंदर गया है। आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुए। और जब आरोप लगा है तो आरोप सिद्ध करने का काम तो कोर्ट करेगा। तो पहले ही व्यक्ति को आरोपित क्यों मान लिया हम लोगों ने? हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कोर्ट में जाए, वहां पर जो जजमेंट होगा उसके बाद हम स्वीकार करेंगे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विषय, ये विवाद अब कोर्ट में जा चुका है। ठीक है, नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो 100% सही बात आपने कही है, इसमें कोई इफ एंड बट हो नहीं सकता है। मैं आचार्य राज मिश्रा का रुख करूंगी, और राज मिश्रा जी से हम ये जानते हैं कि देखिए, परिवाद दर्ज होना ये इस बात का सबूत तो है नहीं कि अनिरुद्ध आचार्य जो है वो दोषी हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया का सिर्फ पहला चरण ही कहा जाएगा। ऐसे में अनिरुद्ध आचार्य और उनके जो बयान अभी तक के रहे हैं उसको लेकर आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होती है, ठीक है। मैं दोनों बातों पर कहूंगा, किसी भी धर्म या पंथ से संबंधित जो उस धर्म या पंथ के शीर्ष पोजीशन पर बैठा है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसको अपने शब्दों पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैं दोनों चीजें, चाहे मैं अनिरुद्धाचार्य जी के व्यासपीठ पर बैठ करके वो शब्द प्रयोग करने की बात करूं, या मैं उस मौलाना की बात करूं जो एक भारतीय सम्मानित महिला जाती है एक मस्जिद के अंदर और उसके वस्त्रों पर टिप्पणी करता है, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। दोनों लोगों को अपनी अपनी भाषा का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो भी शीर्ष पद पर बैठा हुआ है। लेकिन जब मैं आता हूं, बड़ा स्पष्ट रूप से कहूं, जब आप व्यासपीठ पे बैठे हैं तो आप कथा किसकी कर रहे हैं? आप भगवान की कथा करते हैं, और उन भगवान की कथा करते हैं जिनके बारे में मैंने बार बार एक शब्द कहा है कि श्री रामचरितमानस के अंदर सुर्पनखा भी जब मिलने आती है लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुन सुंदर में उनकर दासा और पराधीन नहीं तोर सुपासा। यानी राक्षसी को भी सुंदरी कह करके संबोधित करते हैं भगवान राम के भाई लक्ष्मण। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वहां तो मतलब पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, और इसी नाम से हम प्रभु श्री राम को जानते हैं। आपने जिस बात का यहाँ पर जिक्र किया, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा दर्शकों को आगे बढ़ते हुए सुनाते चलते हैं अनिरुद्ध आचार्य की वो अमर्यादित और बेशरम टिप्पणी जो उनके लिए मुसीबत बनी है। एक बार जरा आप सुनिए और गौर कीजिए कि 25 साल की लड़कियों को लेकर वो बोल क्या रहे थे, क्योंकि उनके बोल उनकी सोच को दिखा रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने जो बातें कही तब कही जब वो प्रवचन दे रहे थे, जहां एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी, बच्चियां मौजूद थी। जरा सोचिए उनके बयान का प्रभाव क्या पड़ा होगा इनकी मनस्थिति पर। महंत उमेश पुरी का हम रुख करेंगे। महंत उमेश पुरी, प्रवचन में ऐसी बातें, प्रवचन में ऐसी भाषा, इसको कोई स्वीकार कर सकता है क्या? देखिए, मैं पहले भी इस डिबेट में, इस विषय पर डिबेट में एबीपी के साथ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट आप लोगों को कर देता हूं, मैं अपने विषय को रखता हूं। पहली बात तो अनिरुद्धाचार्य जी कोई बाबा नहीं है, महात्मा नहीं है, संत नहीं है, वह केवल और केवल एक कथावाचक है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, जहां वो इस कथा को करते हैं वहां पर ब्रज के, मथुरा के, वृंदावन के, वहां के गांव ग्रामीण के लोग आते हैं। ये एक सरल वहां की भाषा होती है आपस में बातचीत करने की।
लेकिन इसी विषय को लेकर पूरे भारत में बहुत सारे लोग बट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। उन्होंने जो अपनी बात कही है, जो वर्तमान जो कालखंड है उसमें जो हमारे युवा युवती भटक रहे हैं, वो उसका प्रकटीकरण क्या है? भाषा अलग हो सकती है, भाषा जरूर अलग है, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन वहां की देहात की भाषा के अनुसार, ग्रामीण भाषा के अनुसार, वहां के संवाद के अनुसार बात करिए। मुझको लगता है कि हम एक मीडिया ट्रायल अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध चला रहे हैं। अभी जजमेंट नहीं आया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, विषय कोर्ट में गया, लेकिन मीडिया ट्रायल में हम ये तय कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य एक बहुत बड़ा आरोपित है। मुझको लगता है कि ये जो न्यायिक प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। मीडिया जजमेंट नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल की जो बात आप कह रहे हैं, मैं उस पर जवाब ले लूंगी राज जी से, लेकिन आपने यहाँ पर जो बात कही है कि साहब वो कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र का ये तो एक तरीके से अपमान हो गया कि पूरा क्षेत्र जो है वो इस तरीके की भाषा जो है वही समझता है। अगर उसे अच्छे शब्दों में बात बताई जाए तो उसको समझ में नहीं आएगी। आपने तो पूरे के पूरे क्षेत्र को ही यहाँ पर अपमानित कर दिया सर। मेरी तो यही समझ बन रही है, क्योंकि मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि साहब वो कोई संत महात्मा नहीं है, लेकिन वो संत महात्मा नहीं है, कथावाचक तो हैं। और वो कथा क्या सुना रहे हैं, कथा किसकी सुना रहे हैं? अभी जिसकी बात हम कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम की वो कथा सुनाते हैं, और बातें उनकी प्रवचन के दौरान इस तरीके की होती हैं कि एक महिला जो है उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक जाएं। तो ये कौन सा प्रवचन दे रहे हैं? ये कौन सा समाज में सुधार लेकर आ रहे हैं? क्या ये ना माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान देते हैं? नहीं, आपने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत बड़ौद का हूँ। हरियाणा में कहते हैं लड़के को बोलते हैं भाई लौंडा बोलते हैं। आप देखिए लौंडा ये किसका लौंडा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं लमडा किसका है? लड़का, लमडा, लौंडा, अलग अलग क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के अनुसार सब बोलते हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। आप कहां से कहां ले गए बात को? यहाँ पर क्या लड़का, लौंडा, लौंडा की बात हो रही है? यहाँ पर मुंह मारने की बात हो रही है, और यहाँ पर महिलाओं का चरित्र हनन हो रहा है। आप कहां से कहां बात को लेकर जा रहे हैं? इतने मासूम तो मत बनिए महंत जी, इतने मासूम तो मत बनिए। 25 साल की लड़की हो गई है, 25 साल की लड़की है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो मुंह मारेगी, वो 4 जगह जो मुंह मारेगी। कुछ तो सोचिए सर, शर्म कीजिए सर। मेरे साथ इस वक्त याचिकाकर्ता मीरा राठौर मौजूद है। मीरा राठौर मौजूद हैं। इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, और अदालत का दरवाजा इन्होंने क्यों खटखटाया इनसे पहले जान लेते हैं। आइए मीरा जी, रखिए अपनी बात विस्तार से। जी नमस्ते मैडम, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि जो बहन बेटियां हैं, हम पे नहीं सभी पे उन्होंने जो बोला है कि 4 जगह लड़कियां जाती हैं और 4 जगह मुंह मार के आती, तो ऐसा है कि 4 जगह लड़कियां मुंह मार के आती हैं? क्या इनने सर्टिफिकेट ले रखा है तुझे हर बहन बेटियों पे धब्बा लगाएंगे? आप आहत हुई इनके बयान से? आप आहत हुई इनके बयान से? अपनी जगह तक रख। जी नहीं, हमें ये चीज बहुत गलत लगी है, और ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए था कि एक बहन बेटी से नहीं, ये तो पूरी देश की बेटियों से कहा है ना। बिल्कुल। आपको लगता है इन्होंने जो कहा वो देश की हर बेटी का अपमान किया है? इन्होंने हर बेटी का कहा है, एक बेटी की बात नहीं आई, ये तो हर बेटियों का अपमान किया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब साधु संत हो तो आप कथा तक मतलब रखना चाहिए। हम साधु संतों को बहुत सम्मान करते हैं, मगर जो सम्मान हम जिसका सम्मान करना जानते हैं तो सम्मान करवाना भी जानते हैं। ऐसा थोड़ा कि हमारे साधु संत हम ही लोगों पे उंगली उठाएंगे। बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि सम्मान करना जानते हैं तो फिर सम्मान कराना भी जानते हैं, अपना स्वाभिमान बचाना भी जानते हैं। ये जो आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, आपने इसमें जिक्र किया कि आपने वीडियो देखा, तो जरा बताइए कौन सा वीडियो देखा आपने, क्या सुना, क्या आपको बहुत बुरा लगा, और फिर आपने ये फैसला क्यों लिया कि अदालत ही जाना होगा? मीरा जी। सबसे पहले मैं मथुरा गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा था कि 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती, तो ये चीजें मुझे बहुत गलत लगी। तो मैंने तुरंत मैं थाने में जाके मैंने तहरीर दी, मगर हमारी तहरीर पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो मैं कोर्ट में आ गए थे, तो हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। क्या लगता है आपको दबदबा अनिरुद्धाचार्य का, इस वजह से थाने में आपने तहरीर दी और उस पर सुनवाई नहीं हुई?
मुझे लगता है कहीं तक प्रशासन पे दबाव था, इस वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई थी, इस वजह से हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटवाना पड़ा। और ये अनिरुद्ध आचार्य के जो बयान है, एक दो बार मैंने बोला भी तो हमारा जी 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 हाँ, रख दीजिए अपनी पूरी बात। ये जैसे जो बयान दिए तो बहुत गलत दिए। और कोर्ट, हाँ, तो जैसे हम थाने गए तो थाने पे हमारी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, एक बार गए, दो बार गए, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद में हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपके साथ कोई सुलह की कोशिश अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से की जा रही है क्या? जी नहीं। माफी मांग लेंगे अगर अनिरुद्ध आचार्य, तो क्या मामला आपको लगता है कि खत्म कर दोगे आप, या अदालत ही फैसला करेगी अब? नहीं मैडम, नहीं मैडम, ये तो अदालत फैसला करेगी। हम सारी बहन बेटियों को, अगर हमसे माफी मांग ली तो क्या सारी बहन बेटियों से माफी मांग ली है? ऐसा थोड़ा होता है। अदालत में गई तो आसानी से आपकी याचिका दाखिल हो गई? मैडम के जैसे मैं बाल खो रखे थे। जी नहीं, उसमें भी टाइम लगा था, ऐसा तो नहीं था। और जैसे हम अदालत में भी गए तो अदालत में भी हमें समय लगा कि बार बार हमें तारीख पे तारीख देती जा रहे हैं, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। तो अब कोर्ट ने आदेश दिया है तो 1 तारीख दी है, तो हमारे हिसाब से कहीं तक ये चीजें काफी समय लग गया। तो हमने एक वहाँ पे सोचा, वहाँ पे कहा था कि हम जब तक चोटी नहीं बांधेंगे, जब तक हमारा इन पे केस नहीं लिखा जाएगा अनिरुद्धाचार्य पे, जब तक हम चोटी खोल के रखेंगे। तो हमने संकल्प ले रखा था, वो संकल्प अब हमारा पूरा समय हो गया कि अब संकल्प का टाइम आ गया कि हम चोटी बांध सकते हैं। तो अब कब चोटी बांधेंगी? आपने ये संकल्प लिया था कि जब तक अनिरुद्ध आचार्य पर केस दर्ज नहीं होगा तब तक आप अपने केश, अपने बाल खुले रखेंगी। अब चोटी कब बांधेंगी? जब मैं चोटी उसी दिन मैडम बांधेंगे जिस दिन मुकदमा इन पे लिख जाएगा, उसी दिन हम तुरंत चोटी बांधेंगे। कोर्ट में ही बांधेंगे हम ये चोटी को, क्योंकि हमारे उनके वकील जो आए थे हाई कोर्ट से, तो उनने बोला था कि मैडम आप दिल और दिमाग से निकाल देना कि आप चोटी कभी ऐसे कभी नहीं बांध सकती हो। तो मैंने आप भी दिल दिमाग से निकाल देना कि मैं चोटी इसी कोर्ट में इसी जगह बांध के जाएंगे, आपके सामने बांधेंगे। तो हमें इनके वकील भी चैलेंज करके गए। अनिरुद्ध आचार्य के वकीलों ने आपको चैलेंज किया कि आपने ये जो संकल्प किया, ये कभी आपका संकल्प पूरा नहीं होगा, आप कभी चोटी नहीं बांध पाओगी, ऐसा हुआ? जी, उनके अनिरुद्धाचार्य जी के वकील आए थे हाई कोर्ट से, उन्हीं ने हमको चैलेंज किया था। अरे मैडम आप जूड़ा नहीं बांध सकती हो, जूड़ा बांध लिया क्या? कि मैंने आपको पता नहीं है क्या कि मैंने संकल्प ले रखा है तो मैं जूड़ा नहीं बांधेंगे? तो उन्होंने हमें चैलेंज किया था। लेकिन मीरा जी, आपको क्या लगता है आपका केस अदालत में कितना मजबूत होगा? क्योंकि यहाँ कुछ मेरे साथ जो मेहमान हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ गलत नहीं कहा, वो उस भाषा में बोल रहे थे जो भाषा वहां के लोगों को समझ में आती है। जो मैडम जो उनने भाषा बोली थी वो भाषा ही गलत थी। भाषा जी किसी और तरीके से भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, इसी भाषा को क्यों इस्तेमाल किया? किस बहन बेटी को नहीं लगेगा कि ये गलत नहीं था शब्द? महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। मुझे लगता है जरा इस तरीके से इन्होंने बोला तो वो तो भाषा ही गलत थी। जी 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 जी, उमेश जी को ले आइए, महंत उमेश पुरी आ जाएं जरा। महंत उमेश जी, आप समझा दीजिए, फिर मीरा राठौर जी को आप समझा दीजिए। वो कह रही हैं कि भाषा समझने की क्या जरूरत है जब भाषा ही गलत थी। ये साधु, देखिए मैं एक तो ये जो बहन है मैं इसी को जानता नहीं, मैं बहन को जानता नहीं, और मैं बहन से बार बार प्रार्थना करूंगा, बहन जी ना वो साधु है ना वो संत है, वो कथावाचक है। तो कथावाचक, मैं आपको जानता, कथावाचक है अगर महंत जी, कथावाचकों की ऐसी भाषा नहीं होती है। कथावाचक है तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिल गया कि वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? कथावाचक कभी ऐसी भाषा ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए बहन जी, मैं आपकी जो संकल्प शक्ति है उसका सम्मान करता हूं। आप विषय कोर्ट में लेकर गई हैं, कोर्ट में जजमेंट आएगा, जो होगा वो कोर्ट में होने वाला है। मैं आपकी संकल्प शक्ति को प्रणाम करता हूं। जब जजमेंट आ जाएगा तो आप अपनी चोटी को बांध लीजिएगा, मैं उसके लिए विरोध में नहीं हूं। लेकिन मेरा कहना है कि वहां की क्षेत्रीय लोकल भाषा के अनुसार एक संवादात्मक बात में उन्होंने विषय रखा था। अब उसको बड़ा विषय बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है, उसको कोर्ट में लेके जाओ, प्रदर्शन करो, लेकिन मुझको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मीरा सुना आपने, वो कह रहे हैं कुछ भी गलत नहीं कहा। गुरुजी आपको गलत नहीं लगा होगा, मगर मुझे नहीं, नहीं वो आपकी भाषा होगी कि आपको गलत नहीं लगा। मेरे हिसाब से हर बहन बेटी को गलत लगेगा। कोई देश की बेटी ये नहीं कह सकती ये भाषा सही थी।
आपके कहने से गलत नहीं होगा, हमारे कहने से तो हम हर नजरिए से हमें तो जो भाषा गलत करी इस्तेमाल वही भाषा आपको करी। इतना समय क्यों लग गया कोर्ट में जाने में? अरे तो वो तो कोर्ट आदेश, कोर्ट जा सकती थी, प्रदर्शन कर सकती थी, तो क्यों नहीं किया? हम कोर्ट से बड़े नहीं हो जाएंगे, हमें जो कोर्ट आदेश देगा हम उससे चलेंगे, हम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। और जो कोर्ट आदेश किया मैं उसी से राजी हूँ, मैं इस चीज से अलग नहीं हूँ। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। आपको कोर्ट जाने में कहते हैं कोर्ट और थाने जाओगे तो समय तो लगता है, बहन जी, आप समय तो लगता है, थाने कोर्टों में जाओगे समय लगता है। आप किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए, कोई प्लान का हिस्सा तो नहीं हो आप तो अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए? कहीं आप उस टूल किट का हिस्सा बन गई हो? ऐसा तो नहीं, सुनो, नहीं, आप ये बात, अगर ये बात आपको लगती है कि मैं किसी के समझाने में या बहकाने में आ जाएंगे तो हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, तो आप ये बात मुझसे कह रहे हैं कि हम किसी समझाने और किसी के बहकाने में आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे? अगर थाना सुनता तो हम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? तो हमें इतना समय भी नहीं लगता। संस्कृति को, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले बड़े लोग घूमते, कहीं उसका हिस्सा तो नहीं बन गई आप? हम हिस्सा नहीं बन सकते, आप जैसे हिस्सा बनाते हो। अगर जे सनातनी धर्म के साधु संत लोग हम लोगों पे उंगलियां उठाएंगे तो हमें और लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई मुल्ला बोलता तो अबे तो इनका से क्या करते थे, हमारे सनातनी गुरु है इस वजह से। कई प्रपंच का हिस्सा तो नहीं बन गई आप बहन जी? ठीक है मान जी, जितने सवाल आपके मन में थे आपने वो सारे पूछ लिए मीरा राठौर से। हालांकि मीरा पहले ही बता चुकी थी कि किस तरीके से वो पहले पुलिस थाने में गई, वहां पर कोशिश कर रही थी वो केस दर्ज कराने की। उनकी तरफ से कहा गया कि शायद पुलिस पर किसी तरीके का दबाव था, वहां सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद वो अदालत में गई और लंबी कानूनी प्रक्रिया का पार करने के बाद वो अब इस स्टेज पर पहुंची हैं कि परिवाद दर्ज हो पाया है, सीजीआई की तरफ से आदेश दिया गया है। इस बीच में सीधे लेकर चलती हूँ, राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज मिश्रा जी, लेकिन सवाल ये कि अब ये बहस जो एक बार फिर से बड़ी हो रही है, क्या ये सनातन की आड़ में किसी का भी अपमान कर देना, कुछ भी कह देना, और हम तो संत महात्मा नहीं है, हम तो कथावाचक हैं, इसकी क्या किसी को सर्टिफिकेट या क्लीन चिट दी जा सकती है इस आधार पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज को कह दूं कि यदि आप कथावाचक भी हैं तो किसी भी, हमारा सनातन धर्म सिर्फ कहता है यत्र नारस्त पूजते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर परमात्मा निवास करते हैं, इसका बाकायदा वर्णन है शास्त्र में। तो यदि आप इस प्रकार के लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं, मैं उमेशानंद जी का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे साथी हैं, बार बार हम लोग साथ में डिबेट में होते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा कि ये अलग अलग जगह की लैंग्वेज है। भाई ये बिल्कुल क्लियर है, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी जगह पर ये लैंग्वेज प्रयोग नहीं होती है कि आप मुंह मार करके आते हैं या आपकी जवानी फिसल जाती है। ये आप बार बार, हम लोग हिंदू सनातन धर्म के लिए डिबेट करते रहते हैं, अगर आप अपने ही बहन बेटियों को इस प्रकार का टारगेट करेंगे तो आप जो लोग एक्चुअल में टारगेट कर रहे हैं उनको तो मौका मिल जाएगा ना कि तुम्हारा तो तुम्हारे धर्म में सम्मान नहीं है, तुम्हारा तो तुम्हारे साधु संत सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में तुम्हारा फायदा क्या है? नहीं, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इससे कहीं ना कहीं वो समाज की सोच भी और महिलाओं के प्रति एक समाज कितना अपमान उनका करता है और किस तरीके का दृष्टिकोण एक समाज का अपने ही समाज की महिलाओं को लेकर है, वो भी तो उजागर होता है ना। अक्टूबर का महीना था, महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने की थी और इसी को लेकर अब मुश्किलें अनिरुद्धाचार्य की बढ़ गई हैं। अनिरुद्धाचार्य पर सीजेएम न्यायालय में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस केस में 1 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, याचिकाकर्ता का बयान दर्ज होगा। दरअसल अक्टूबर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी की और कहा, आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है। दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य भी अपने खिलाफ किए गए केस का जवाब देने की तैयारी में हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, खुद को संत कहने वाले अनिरुद्धाचार्य के मुंह से महिलाओं को लेकर आए दिन जो अपमानजनक शब्द निकलते रहे, उसके बाद खुद को सनातन का ठेकेदार कहने वाले बाबा के चेहरे से नकाब हटाना जरूरी है। आखिर कैसे धर्म की रक्षा के नाम पर कोई बाबा मर्यादा भूल सकता है? तो चलिए अनिरुद्धाचार्य को याद करवाते हैं कि वो जिस देश में रहते हैं वहां के नियम कानून क्या हैं,
और जो घटिया सोच वो परोस रहे हैं ना प्रवचन के नाम पर, उसका अंजाम क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा बंधुओं ने अदालत में याचिका लगा दी है। फरार लूथरा बंधुओं ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ये अग्रिम जमानत अर्जी लूथरा बंधुओं की तरफ से लगाई गई है। लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत पर आज ही सुनवाई होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, फरार क्लब मालिक गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा थाईलैंड में छिपे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।